टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी कि हम लोग मरने से नहीं डरते अगर हम सभी लोग साथ में हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? इस चैप्टर में हमारे नरेटर, उनकी वाइफ मेरी, उनका बेटा जोनाथन जो 6 साल का है, उनकी बेटी सुजैन जो 7 साल की है। हमारे नरेटर के साथ 2 क्रू मैन भी हैं। पहले हैं एक अमेरिकन, दूसरे हैं स्विस। अमेरिकन का नाम है लैरी विजिल एंड स्विस है हर्ब सिगलर। दोस्तों, ये जो चैप्टर है बात करता है एक वर्ल्ड वोयाज की, यानी एक फैमिली है जो ट्रैवल करने निकली है पूरे वर्ल्ड का बाय सी, यानी वो शिप से ट्रैवल करते हैं। वो चाहते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर काट के आए, कैसे? शिप के थ्रू। तो इस चैप्टर में उनकी जर्नी के बारे में बताया गया है कि कैसे उनकी जो जर्नी होती है बहुत थ्रिलिंग होती है, काफ़ी रोमांचक होती है एंड उनका क्लोज एनकाउंटर होता है डेथ के साथ, यानी वो मरते मरते बचते हैं एंड कैसे अपने आप को वो मरने से बचाते हैं। तो ये चैप्टर उसी के बारे में बात करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शिप के बारे में कुछ बता देती हूँ, क्योंकि शिप के पार्ट्स बार बार यूज़ होंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो शिप में जैसा कि आप देख सकते हो एक बड़ा सा पर्दा होता है जिसको मेन सेल बोलते हैं। मेन सेल का काम क्या होता है? जब हवा इस पर्दे पर आती है तो शिप आगे बढ़ता है। मेन सेल एक बड़े से पोल से अटैच होती है जिसको मास्ट बोलते हैं। मेन सेल के ऑपोजिट में जिब होती है। जिब का काम क्या होता है? जो अंदर पानी घुस रहा है उसको डिफ्लेक्ट करना और जो तूफानी हवाएं आती हैं उनको रोकना। शिप में जो घूमने फिरने का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे डेक पार्टी हो रही है। डेक पार्टी मतलब जो शिप में घूमने फिरने का जो हिस्सा होता है वो डेक होता है। शिप के आगे वाले हिस्से को बो कहते हैं, पीछे वाले हिस्से को स्टर्न कहते हैं। स्टर्न के नीचे रडर होता है। रडर एक ब्लेड होती है जो घूमती है तो शिप आगे बढ़ता है। कॉकपिट होती है। कॉकपिट से हम पूरे शिप को कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे व्हील भी होता है ना। शिप का जो हिस्सा जो हम बाहर से देख सकते हैं उसको हल बोलते हैं। एंड शिप के बीचों बीच कील होती है। कील का काम क्या होता है? शिप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना कि शिप ज़्यादा हिले ना, राइट। तो अब आप समझ गए हो कि शिप के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक और चीज़, शिप का जो राइट साइड होता है उसको हम स्टारबोर्ड कहते हैं एंड शिप के लेफ्ट साइड को हम पोर्ट कहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि शिप का स्टारबोर्ड खराब हो गया है, टूट गया है, तो मतलब शिप का राइट साइड खराब हो गया है। और जब मैं बोलूँगी शिप का पोर्ट खराब हो गया है तो शिप का लेफ्ट साइड खराब हो गया है, राइट। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि शिप के आगे वाले हिस्से को बो और पीछे वाले को स्टर्न कहते हैं। तो आई होप नाउ यू नो कि शिप के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक। तो वो ऑलरेडी एक वर्ल्ड का चक्कर काट के आ चुके हैं। किससे? शिप से काट के आ चुके हैं। कब? 200 साल पहले। तो हमारे जो नरेटर हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनकी बेटी, सभी लोग उनकी जो ये जर्नी है उनको कॉपी करेंगे। तो वो निकल जाते हैं कब? जुलाई 1976 में। एंड वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्लीमाउथ, इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। तो अब आप इस फोटो को देखिए। ग्रेट ब्रिटेन है, फिर अटलांटिक ओशन है, केप टाउन है, इंडियन ओशन है, ऑस्ट्रेलिया है। इन इस तरीके से पूरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हमारे नरेटर की हो गई। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो अब हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि बहुत टाइम से मैं और मेरी वाइफ, हमारे नरेटर कितने साल के हैं? 37 साल के हैं। एंड वो बोलते हैं कि बहुत टाइम से मेरी और मेरी वाइफ ने ये सोचा था कि हम लोग वर्ल्ड का एक चक्कर काट के आएंगे। और जैसा कि जेम्स कुक ने पूरे वर्ल्ड की जर्नी करी थी शिप से, हम भी वैसी जर्नी करेंगे। और पिछले 16 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा जो फ्री टाइम है, लीजर टाइम है, उसमें हम होनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स, इसका मतलब है जिस तरीके से जो स्किल्स चाहिए पानी में ट्रैवल करने के लिए, जो शिप को कैसे कमांड करना है, मतलब पानी में कैसे शिप को चलाना है, तूफानों का सामना कैसे करना है। तो पिछले 16 साल से हमारे जो नरेटर है और उनकी जो वाइफ अपने स्किल्स को शार्पन
कर रहे हैं। और वो प्रैक्टिस कहाँ पे कर रहे हैं? ब्रिटिश वाटर्स में। आप देख सकते हो कि ग्रेट ब्रिटेन है फोटो में, उसके आसपास जो पानी होता है उसको ब्रिटिश वाटर्स कहते हैं। तो वो पिछले 16 साल से वहाँ पर अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं। Our boat Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. अब उन्होंने अपने बोट का नाम क्या दिया है? वेव वॉकर। और वो कितनी बड़ी है? 23 मीटर की है, 30 टन भारी है और वो वुड की बनी हुई है और उसको प्रोफेशनल से बनाया है। और हमारे जो नरेटर है और उनकी जो वाइफ है, उन्होंने इस शिप को या इस बोट को बहुत बार टेस्ट करा है कि पानी में ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, तूफानों का सामना कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है शिप, और रफेस्ट वेदर में उन्होंने इस शिप को चेक किया है। अब हमारे नरेटर की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। द फर्स्ट लेग ऑफ अ प्लान्ड 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो जैसा कि हम फोटो में भी देख सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन से हम स्टार्ट करेंगे तो फिर हम नीचे आएंगे अटलांटिक ओशन में, फिर केप टाउन में, फिर इंडियन ओशन में, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन। तो हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि हमारा जो पहला फेज था जर्नी का, एंड उनकी पूरी जर्नी कितने साल की थी? 3 साल की थी। तो वो बोलते हैं कि हमारा पहला फेज जो था जर्नी का, और उन्होंने कितना ट्रैवल किया था? 1,05,000 किलोमीटर वो उनका बढ़िया से गुजर गया। और वो कहाँ पे आ गए? अफ्रीका से आ गए केप टाउन। तो आप देख सकते हो कि मैप में वो केप टाउन तक बड़ी आराम से आ गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sigler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. अब वो बोलते हैं कि हम केप टाउन तक तो बड़ी अच्छे से आ गए, उसके बाद हमने 2 क्रूमैन को भी रख लिया जिनका नाम था, एक अमेरिकन थे एक स्विस थे। तो अमेरिकन कौन थे? लैरी विजिल, और स्विस थे हर्ब सिगलर। उनको रख लिया क्योंकि आप देख सकते हो कि केप टाउन के बाद इंडियन ओशन आने वाला है, तो इंडियन ओशन बहुत ही खतरनाक सा है। तो उन्होंने बोला कि इंडियन ओशन का सामना करने से पहले मैंने इन 2 क्रूमैन को भी अपने साथ रख लिया। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. अब वो बोलते हैं कि केप टाउन तक तो हमारी जर्नी बहुत अच्छे से निकल गई, लेकिन केप टाउन का जो हमारा दूसरा दिन था तब हमको तेज तेज हवाएं, गेल्स मतलब तेज तेज हवाएं लगने लग गई। हमने देखी तेज तेज हवाएं, और अगले कुछ हफ्तों तक ये जो हवाएं हैं वो बहुत तेज तेज चल रही थी। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. तो दोस्तों हमने अभी डिस्कस करा था कि मास्ट क्या होता है, जो सबसे बड़ी सी पोल होती है जिस पर मेन सेल अटैच होता है उसको मास्ट कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे हवाओं से ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, लेकिन जो पानी की जो लहरें उठ रही थी वो इतनी लंबी लंबी थी, इतनी लंबी लंबी थी, कितनी लंबी? उनके मेन मास्ट जितनी लंबी लंबी थी। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. तो हमने अभी देखा था कि वो केप टाउन तक तो आ गए थे, और 25 दिसंबर तक वो केप टाउन के ईस्ट आ चुके थे। 3,500 किलोमीटर केप टाउन से ईस्ट यानी केप टाउन से आगे आ चुके थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. तो अब हमारे नरेटर कहते हैं कि atrocious मतलब बहुत ही बेकार। तो वेदर तो वैसे भी बहुत बेकार था, तेज तेज हवाएं चल रही थी, लहरें इतनी ऊंची ऊंची आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि वेदर बहुत खराब था, लेकिन फिर भी हमने क्रिसमस सेलिब्रेट करा और क्रिसमस ट्री भी लगाई। New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. तो अब दिसंबर 25 तक तो वेदर बहुत ख़राब था। तो नरेटर ने क्या सोचा कि जब न्यू ईयर आएगा यानी 1 जनवरी आएगी, तब तक हम होप कर रहे हैं कि जो वेदर है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए एंड वेदर चेंज भी हो जाए। और वेदर चेंज हुआ भी, लेकिन और बुरा होने के लिए। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. अब वो बोलते हैं कि 2 जनवरी की सुबह जो वेव्स थी उनके शिप के सामने जो लहरें आ रही थी बहुत बड़ी बड़ी थी, एंड हम एक छोटी सी जिब के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। हमने देखा कि जिब क्या होती है, जो मेन सेल होती है उसके ऑपोजिट में जो जिब है वो होती है, उसका काम क्या होता है? तूफानी हवाओं को रोकना, पानी को रोकना। तो वो बोलते हैं कि हम लोग एक छोटी सी स्मॉल जिब के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, और उनकी स्पीड कितनी थी? 8 नॉट्स, राइट।
As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous, large seas rolling towards us, and the screaming of the winds and spray was painful to the ears. अब वो बोलते हैं कि जैसे जैसे हमारा शिप उन लहरों के ऊपर आ रहा था, हम देख रहे थे कि और बड़ी बड़ी लहरें हमारे सामने आ रही हैं, और इतनी तेज तेज हवा चल रही थी, इतनी स्पीड में हवा चल रही थी कि वो कानों में दर्द दे रही थी. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप इस फोटो को देखिए. सपोज कि जो बोट है वो बहुत ज़्यादा हिल रही है, बहुत स्टॉर्म चल रहा है, बहुत तूफान आ रहा है, बहुत लहरें आ रही है, तो जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पानी में एक भारी सा एंकर डाल देते हैं. एंकर चेन के थ्रू वो पानी में एक एंकर डाल देते हैं, तो क्या होता है, जो शिप है वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है. सिमिलरली हमारे जो नरेटर थे उन्होंने क्या करा कि बोट बहुत ज़्यादा हिल रही थी तूफान में और पानी की लहरें इतनी बड़ी बड़ी थी, तो हमारे नरेटर ने क्या किया, एक रोप, एक रस्सी ली, उससे शिप को बांधा और उस मूरिंग रूप को सी बेड में डाल दिया. तो ये मूरिंग रूप क्या करती है, जो हमारा शिप है ना उसको फिक्स कर देती है थोड़े टाइम के लिए पानी में, या स्टेबल कर देती है. तो जो लहरें होती हैं जो शिप को बहुत हिलाती हैं, या जो तूफान आता है जो शिप को स्टेबिलिटी नहीं देता है, तो मूरिंग रूप के थ्रू जो शिप है थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है. और इस एंकर को या फिर इस रोप को हम किस साइड से फेंकते हैं, शिप का जो पीछे का हिस्सा होता है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, क्या बोलते हैं, स्टर्न. स्टर्न की तरफ से फेंक देते हैं पानी में. तो वैसा ही हमारे नरेटर ने क्या करा, उन्होंने बोट को स्लो करने के लिए उन्होंने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया और एक बड़ी सी हैवी मूरिंग रूप कहाँ डाल दी, स्टर्न से नीचे पानी में डाल दी. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets. फिर उन्होंने डबल लैश्ड एवरीथिंग मतलब सबको डबल डबल गठान बांध दी, सारी चीज़ों को डबल डबल गठान बांध दिया, और वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल. लाइफ राफ्ट ड्रिल का मतलब है जो जान बचाने की जो एक्टिविटी होती है वो करने लगे. क्या करने लगे, लाइफ लाइन्स को पहन लिया, ऑयल स्किन्स को पहन लिया. ऑयल स्किन्स मतलब जो एक कपड़ा होता है जिसपे ऑयल लगा हुआ रहता है ताकि जो इंसान है वो डूबे ना. तो उन्होंने क्या करा, ऑयल स्किन्स पहन लिए, लाइफ जैकेट्स पहन लिए, और फिर वेट करने लगे. किस चीज़ का वेट करने लगे कि आगे क्या होने वाला है. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस. अब यहाँ पे इम्पेंडिंग का मतलब है कोई बुरी चीज़ जो होने वाली है. ओमिनस साइलेंस का मतलब होता है कि वो आपने सुना है ना कि तूफान से पहले का जो सन्नाटा होता है, तो वो बोलते हैं कि पहला जो डिजास्टर का इंडिकेशन है वो आया शाम को 6 बजे. सडनली जो विंड थी वो ड्रॉप हो गई. द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. उन्होंने क्या बोला, तो तेज तेज हवाएं चल रही थी जो कानों में इतनी ज़्यादा चुभ रही थी वो एकदम से शांत हो गई. जो स्काई था, जो आसमान था, पूरा काला हो गया. देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप. अब क्या हुआ, एकदम से जोर से गरजने की आवाज़ आई और एक बड़ा सा जो बादल था वो उनके शिप के एफ्ट मतलब बैक साइड, शिप का जो बैक साइड होता है, स्टर्न वाला जो हिस्सा होता है, उसके पीछे उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा बादल आ गया है. विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. फिर हमारे जो नरेटर हैं वो रियलाइज करते हैं कि अरे इतना बड़ा जो आसमान में बादल है वो बादल नहीं है, वो तो लहर है. तो अब आप सोच सकते हो कि लहर कितनी बड़ी होगी जो वो एक बादल की तरह दिख रही होगी, कितनी ऊंची होगी. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. अब वो बोलते हैं कि वो एकदम सीधी, हमारे शिप के एकदम सीधी खड़ी हुई थी, और दूसरी जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, उससे उसकी हाइट डबल थी, और उसका जो ऊपरी हिस्सा था, जो वेव का ऊपरी हिस्सा था, द क्रेस्ट था उस लहर का, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. फिर क्या बोलते हैं, जो इतनी जोर से गरजने की आवाज़ आ रही थी वो कड़कड़ाहट में बदल गई, बिजलियाँ गिरने लग गई, और क्या हुआ, ये जो बड़ी सी लहर थी जो एक बादल की तरह दिख रही थी, शिप का जो बैक साइड था उस पर जाकर गिर गई. और हमारे जो नरेटर है वो बोलते हैं कि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था कि हम इस लहर के भी ऊपर से चले जाएंगे, लेकिन फिर एक ज़ोर से धमाके की आवाज़ आती है और हमारे शिप का जो डेक होता है, जो घूमने फिरने वाला हिस्सा होता है, वो एक्सप्लोड होने लगता है.
एकदम से उसमें से आवाज आती है। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. तो अब हमारे नरेटर बोलते हैं कि टॉरेंट का मतलब है फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो वो बोलते हैं कि ये जो बड़ी सी लहर थी उनके शिप के ऊपर तक आ गई थी, उसका पानी हरा हरा और सफ़ेद कलर का था, और वो पूरी जो लहर थी वो आके हमारे शिप पर गिर गई, और हमारे जो ऑथर है, वो हमारे जो राइटर हैं, वो उड़ते हुए गए और उनका जो सर है, वो जो व्हील था शिप का, उससे टकरा जाता है, और हमारे जो नरेटर है वो पानी में डूब जाते हैं। जो शिप में जो पानी होता है घुस जाता है उसमें डूब जाते हैं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। हमारे नरेटर बोलते हैं कि अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं तो मरने वाला हूँ, और फिर उनका जो होश है वो गंवाने लगे और धीरे धीरे सब कुछ पीसफुल हो गया। जाहिर सी बात है, जब होश खोने लगते हैं हम तो सब कुछ एकदम पीसफुल हो जाता है। तो उस तरीके से जब वो अपनी कॉन्शियसनेस को खोने लगे तो सब कुछ पीसफुल हो गया। Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, wave walker was near, capsizing, her mast almost horizontal. अब क्या हुआ? Unexpectedly यानी हमारे नरेटर ने सोचा नहीं था, लेकिन वो जो पानी में डूब गए थे, अचानक से उनका जो सर है वो पानी के बाहर आता है, और वो क्या देखते हैं कि उनका जो शिप है, उनकी जो बोट है वेव वॉकर, कैप्साइजिंग का मतलब है ओवर टर्न इन वाटर। सपोज करो कि मास्ट जो है इस तरीके से होता है शिप का, वो एकदम उल्टा पड़ गया था या पानी में गिर गया था। वो बोलते हैं कि उसका मास्ट जो था वर्टिकल होता है, वो हॉरिजॉन्टल पूरी तरीके से हो चुका था। एंड देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माय लाइफलाइन जर्क टॉट, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। अब वो बोलते हैं कि हमारा जो शिप था वो पानी में पलट गया था, लेकिन जोर से एक पानी की लहर आई, बहुत फोर्स के साथ एक पानी की लहर आई, और वापस से हमारा जो शिप था वो खड़ा हो गया। तो आप सोच सकते हो कि वो जो पानी की लहर थी काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल रही, क्योंकि उनका जो शिप था जो पानी में पलट चुका था वो वापस से पानी में खड़ा हो गया। और वो बोलते कि उन्होंने जो लाइफलाइन पहनी थी वो बहुत टाइट हो गई थी, उन्होंने जो रेलिंग्स होती हैं शिप की उसको पकड़ा और वेव वॉकर के मेन बूम में गए। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. रैग डॉल आपने देखी है, बहुत ही फटे पुराने से उसके कपड़े होते हैं, दांत वांत उसके नहीं होते हैं, उसकी स्किन छिली विली होती है, मतलब वो डॉल बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं होती है, कंडीशन में। तो हमारे जो नरेटर है वो बोलते हैं कि उनकी सिचुएशन एक रैगडॉल की तरह हो गई थी, क्योंकि उनकी जो बॉडी में रिब्स थी वो पूरी क्रैक हो गई थी, उनका मुंह जो था, उनका जो माउथ था वो उसमें खून पूरा बह रहा था, उनके दांत टूट चुके थे और उनकी हालत एक रैगडॉल जैसी हो गई थी। और जैसे तैसे वो जो पानी में डूब रहे थे, उन्होंने क्या करा, स्टर्न मतलब शिप के जो बैक साइड का हिस्सा है वहाँ से गए, एंड फाइनली उनको जो व्हील है, व्हील जो होता है जिससे हम पूरे शिप को कंट्रोल करते हैं, वो उनको मिल गया और वो वहीं पर खड़े हो गए उसको पकड़कर। वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। अब शिप के जो नीचे के हिस्से होते हैं, तो हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि सभी जगह पानी ही पानी था, और मुझे पता था शिप के अंदर तक पानी घुस गया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्हील को छोड़ के जाऊँ और नीचे जाके इन्वेस्टिगेट करूँ, देखूँ कि पानी कहाँ कहाँ भर गया है। Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. Suddenly hatch मतलब मेन डोर जो है शिप का खुलता है, और उनकी जो वाइफ है मेरी वो आती है, वो बोलती है कि हम लोग डूब रहे हैं, और वो चिल्लाने लगे इस तरीके से। और वो बोलते हैं कि जो डेक है शिप का, जो घूमने फिरने का हिस्सा है, पूरी तरीके से टूट फूट चुका है, और वो मेरी बोलती है कि सभी जगह पानी बिल्कुल भर चुका है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। अब अभी तक हमारे जो नरेटर थे वो व्हील पकड़े हुए थे, है ना, वो मतलब तैरते तैरते और पानी में आए और उन्होंने व्हील को पकड़ लिया था। तो अब वो अपनी वाइफ मेरी को बोलते हैं कि तुम व्हील को संभालो, और वो मेन डोर की तरफ बढ़ते हैं। Larry and her were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Cloths, crockery, charts, tins, toys sloshed about in deep water. तो हमने शुरुआत में डिस्कस करा था कि शिप के दो साइड होते हैं। तो हमारे जो नरेटर है वो बोलते हैं कि स्टारबोर्ड साइड का जो हिस्सा था, जो राइट साइड का हिस्सा था शिप का, वो पूरी तरीके से
टूट फूट चुका था। और वो देखते हैं कि जो लैरी और हर्ब है, दो क्रूमैन हैं, वो पागलों की तरह पानी को पंप कर रहे हैं। पानी को पंप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पानी अंदर आ रहा है तो पानी को बाहर फेंकने के लिए वो पंपिंग कर रहे हैं। और जो स्टारबोर्ड साइड का हिस्सा है शिप का, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। एंड हमारे नरेटर और उनका जो सामान है, उनके कपड़े, क्रॉकरी, उनके बर्तन, चार्ट्स, बच्चों के खिलौने, स्लॉश्ड, मतलब वो सब कुछ पानी में ऐसे तैर रहा था। I half swam, half crawled into children's cabin. Are you all right? I asked. अब वो थोड़े से रेंगते हुए, थोड़े से तैरते हुए अपने बच्चों के कमरे में गए, अपने बच्चों के केबिन में गए और उनसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो? Yes, they answered from the upper bunk, but my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. अब वो अपने बच्चों के बंक में जाते हैं। बंक मतलब बेड होते हैं, जो शिप के अंदर जो हिस्सा होता है वहाँ पे बेड होते हैं, अपर बंक, लोअर बंक। तो उनके जो बच्चे थे वो अपर बंक में बैठे हुए थे। एंड हमारे जो राइटर हैं वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो? तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम लोग ठीक है, लेकिन सू बोलती है कि मेरा जो सर है वो थोड़ा सा दर्द कर रहा है। और जब सू का जो ऊपर का जो हिस्सा है सर का, वहाँ पर थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ जाती है, एक बड़ा सा बम्प आ जाता है। I had no time to worry about bumped heads. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. अब पानी सब जगह भर गया था, शिप तो डूबने ही वाला था। तो हमारे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं देखूं कि सू को कितनी चोट लग गई है या उसका सर कितना स्वेल हो गया है। मैंने फटाफट से क्या करा, हथौड़ी, स्क्रू, कैनवास का मतलब एक मोटा सा कपड़ा होता है, वो क्यों यूज़ करते हैं हम? ताकि जो छेद है जहाँ से पानी आ रहा है उसको बंद कर सके। तो वो बोलते हैं कि फटाफट से मैंने हैमर लिया, स्क्रू लिया, कैनवास लिया और मैं वापस से डेक पर चला गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। अब हमारे जो राइटर है वो कहते हैं कि अगर मैंने स्टारबोर्ड साइड का जो हिस्सा है उसको जल्दी से रिपेयर नहीं करा तो पानी जो पूरी तरीके से वो अंदर आ जाएगा और हम लोग सच में डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. अब हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि जैसे तैसे मैंने मैनेज कर लिया कैनवास को, जो जैसे तैसे मुझे वो कपड़ा मिल गया और मैंने उस कपड़े से जिन छेदों में से पानी आ रहा था उसको बंद कर दिया। तो मोस्टली जो पानी था वो अब उन छेदों में से नहीं आ रहा था एंड थोड़ा बहुत पानी आ रहा था लेकिन वो मैनेजेबल था। More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. वो बोलते हैं कि gaping holes यानी मैंने छेदों को तो बंद कर दिया था लेकिन अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी क्योंकि हमारे जो पंप थे जो पानी को बाहर फेंक रहे थे वो ख़राब हो चुके थे क्योंकि उसमें वेस्ट जो पानी में वेस्ट फ्लोट कर रहा था वो हमारे पंप में घुस गया था, इसलिए हमारे पंप खराब हो गए थे और हमारा इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया था उसके अंदर, तो हमारे पंप ने काम करना बंद कर दिया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट two spare hand pumps had been ranged overboard along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. अब हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि पानी का स्तर जो था वो अलार्मिंगली मतलब बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ चुका था। मैंने डेक पे जाके पता करा कि हमारे जो 2 एक्स्ट्रा हैंड पम्प्स हैं, स्पेयर मतलब जिनको हम रख लेते हैं कि कभी बाद में यूज़ करेंगे, वो वाले हैंड पम्प्स पूरी तरीके से टूट चुके थे। और हमारा जो फोर स्टे था, फोर स्टे का मतलब होता है जो मेन मास्ट होता है, हमने भी डिस्कस करा कि मास्ट में हवा आती है, मेन सेल जो होता है वो एक पोल से जुड़ी होती है जिसको मास्ट कहते हैं, तो उस मास्ट को हम एक रस्सी से बांधते हैं ताकि वो टूटे फूटे ना। तो वो फोरस्टे थी वो भी टूट चुकी थी, जिब भी टूट चुका था। और डिंगीज का मतलब होता है जो मेन बोट होती है उसके अलावा छोटी छोटी 2 बोट्स होती है हमको, ताकि जो मेन बोट है कभी डूब भी जाए या ख़राब हो जाए या डूबने की डूबने वाली सिचुएशन आ जाए तो डिंगीज के सहारे लोग जो हैं उसमें बैठ के अपने आप को बचा सकते हैं। तो वो भी सब खराब हो गया था। और मेन एंकर मैंने आपको बताया कि बोट को स्टेबल करने के लिए वाटर बेड में हम एंकर डालते, तो वो भी खराब, यानी हमारे नरेटर की सारी चीज़ें खराब हो चुकी थी। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. सडनली हमारे नरेटर को याद आता है कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है
और वो चार्ट रूम में जाके पता करते हैं कि वो कहाँ हैं, और फाइनली वो इलेक्ट्रिक पंप काम करने लगता है। जब हमारे जो नरेटर है उस इलेक्ट्रिक पंप को एक पाइप के साथ जोड़ देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पंप काम करता है, और हमारे जो नरेटर है काफ़ी थैंकफुल होते हैं कि चलो इलेक्ट्रिक पंप ने काम तो किया। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. पूरी जो उनकी रात थी ऐसे ही गुजरी, जो भयानक से ठंड थी, बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी, एंड उसमें वो लोग क्या कर रहे थे, पंपिंग यानी पानी को बाहर निकाल रहे थे, स्टीयरिंग मतलब जो व्हील है उसको संभाल रहे थे, एंड वर्किंग ऑन द रेडियो रेडियो पर काम कर रहे थे, अथॉरिटीज़ को या दूसरे लोगों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising the remote corner of the world. Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous big black eyes and now she had showed us a deep cut on her arm. अब हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि मेडे कॉल्स का मतलब है कि रेडियो पर ये बताना कि शिप जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तूफान में फंसे हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे नरेटर बोलते हैं कि मैंने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करी, मेडे कॉल्स करने की कोशिश करी, लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं था कि मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला, क्योंकि उनका जो शिप था एक बहुत ही रिमोट एरिया में था, बहुत ही एक एकांत जगह पर था जहाँ पर ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी। वो बोलते हैं कि उनकी जो बेटी सू है उसका जो सर है बहुत ज़्यादा सूज गया था, उसकी जो आंखें थी बड़ी बड़ी सी थी, वो काली हो चुकी थी, और अब वो बता रही थी कि उसके हाथ में एक डीप कट भी आया है। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to help us all. अब made more of her injuries का मतलब है बताया क्यों नहीं, ठीक है। तो हमारे जो नरेटर है वो सू से बोलते तुमने ये बताया क्यों नहीं कि तुमको हेड इंजरी तो है ही है, लेकिन साथ में तुम्हारे हाथ में भी तुमको लग गई है। तो सू बोलती है कि मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी, आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं आपको फालतू में ये बताना नहीं चाह रही थी कि देखो मुझे कितनी ज़्यादा लग गई है। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest and rotation. अब वो बोलते हैं जब जनवरी 3 की सुबह आई तो पंप के थ्रू हमने बहुत सारा पानी शिप के बाहर फेंक दिया था, सिचुएशन कंट्रोल में थी, और फिर हम रोटेशन में रेस्ट करने लगे, यानी एक पर्सन जो है वो शिप को संभाल रहा है, बाकी रेस्ट कर रहे हैं, फिर एक संभाल रहा है, बाकी रेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से बारी बारी से वो शिप को संभाल रहे थे एंड रेस्ट कर रहे थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. अब जैसे हमारी बॉडी में रिब्स होते हैं ना, उसी तरीके से जो बोट होती है उसका भी एक मेन स्ट्रक्चर होता है अंदर। तो आप इस फोटो में देख सकते हो कि मेन स्ट्रक्चर पूरा रहता है, उसको रिब्स कहते हैं। तो जो बोट का मेन स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। एंड दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ वाटर लाइन। जैसे आप देख सकते हो फोटो में, शिप का आधा जो हिस्सा है वो पानी के ऊपर है, आधा हिस्सा है वो पानी के नीचे, तो उसके बीच में जो लाइन है उसको वाटर लाइन कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि अभी भी शिप में कहीं ना कहीं लीक था जहाँ से पानी आ रहा था, और वो छेद कहाँ था, वाटर लाइन के नीचे था। और जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि शिप का जो पूरा मेन स्ट्रक्चर है, जो रिब्स है, जो रिब फ्रेम्स है, वो डैमेज हो चुकी हैं। और कील जो है, हमने अभी डिस्कस करा था शुरुआत में कि कील क्या होता है, बोर्ड के बीचों बीच कील लगी होती है जो स्टेबिलिटी के लिए होती है। तो वहाँ तक जो शिप का हिस्सा है पूरी तरीके से टूट चुका है। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन। तो हमने शुरुआत में डिस्कस करा था कि राइट साइड को स्टारबोर्ड कहते हैं, तो वो बोलते हैं कि स्टारबोर्ड साइड का जो हिस्सा था वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, और अब स्टारबोर्ड को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ कबर्ड पार्टीशन थे जिसकी वजह से हमारा जो शिप था वो साथ में बना हुआ था। We had survived for 15 hours in the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. तो जैसा आप फोटो में देख सकते हो कि ग्रेट ब्रिटेन से हम निकले थे, अटलांटिक ओशन से होते हुए केप टाउन आए, फिर इंडियन ओशन आए, तो उन्होंने बोला कि अब हम 15 घंटे तो हमने सर्वाइव कर लिया है इतनी तूफानी हवाओं को, इतनी तेज तेज लहरों को, लेकिन अब हमारा शिप उस कंडीशन में नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएंगे। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. अब हमारे जो नरेटर हैं वो थोड़ा कैलकुलेशन बिठाते हैं और वो बोलते हैं कि
अभी जो जिस भी जगह पर वो हैं वहाँ से 100 किलोमीटर दूर 2 आइलैंड है, जिसमें से एक आइलैंड का नाम है आइल एम्स्टरडैम, जो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। यानी आइल एम्स्टरडैम जो एक आइलैंड है, वहाँ पर जो फ्रांस के लोग हैं वहाँ पे साइंटिस्ट काम करते हैं, साइंटिफिक पर्पस के लिए उस आइलैंड को यूज़ करते हैं रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। पिन प्रिक्स, अगर आप किसी पिन से कहीं पर छेद करोगे तो उस छेद को ढूंढना कितना आसान है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। इतनी सी सुई का अगर हिस्सा आप कहीं पे आप छेद कर दो तो उसको ढूंढना कितना मुश्किल है। सिमिलरली हमारे जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि इतनी बड़ी नदी में इतने छोटे से आइलैंड को ढूंढना वॉज लाइक पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. अब हमारे जो नरेटर बोलते हैं कि इतनी तेज तेज हवाएं चल रही हैं, इतनी लहरें आ रही हैं, जब तक ये अबेटेड मतलब थोड़ी कम नहीं हो जाती, थोड़ी लेस इंटेंस नहीं हो जाती, तब तक हमारे बचने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि हमारे शिप का जो सेकेंडरी इंजन है, प्राइमरी तो होता ही है, जो सेकेंडरी इंजन था वो भी खराब हो चुका है। तो अब नरेटर बोलते हैं कि हमारे बचने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि कैसे जो शिप का हिस्सा था वो पूरी तरीके से टूट चुका है, उसका जो घूमने फिरने वाला हिस्सा है वो टूट चुका है, स्टारबोर्ड वाला साइड है वो टूट चुका है, रिब फ्रेम है वो टूट चुका है। तो हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि जनवरी 4 को हमने 36 घंटे तक कंटिन्यूस पंपिंग करी थी, कंटिन्यूसली शिप में से पानी को बाहर फेंका था, तब जाके जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आई। एंड अभी भी थोड़ा बहुत पानी है शिप के अंदर, लेकिन वो अब सिचुएशन कंट्रोल में है। We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. अब हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि शिप के जो दोनों पार्ट थे, जो आगे का हिस्सा था, लेफ्ट साइड का जो राइट हिस्सा था, दोनों ही बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे, बीच में से चटक चुका था हमारा शिप। एंड जो मेन मास्ट होता है, मेन मास्ट हमने डिस्कस करा था, एक पोल होती है जिससे मेन सेल अटैच होता है, तो वो जो मास्ट है उसको हम एक रोप से जोड़ के रखते हैं। तो हमारे जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि वी कुड नॉट सेल ऑन आवर मेन मास्ट, हम अपने मेन मास्ट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर रस्सियों पर थोड़ा बहुत भी प्रेशर पड़ा तो मेन मास्ट क्या है, टूट जाएगा। और जो हमारा हल वाला हिस्सा है, शिप का जो हल वाला पार्ट है वो भी टूट जाएगा, और ऑलरेडी जो स्टारबोर्ड वाला साइड है वो तो टूट ही चुका है। तो अगर हल वाला पार्ट भी टूट जाएगा तो बचने के चांसेस बहुत ही कम रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, स्टॉर्म जिब जो होती है उसको होइस्ट कर दिया, और फिर वो उस तरफ बढ़ चले जहाँ पे उनने सोचा कि वो 2 आइलैंड होंगे। तो स्टॉर्म जिब क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेन सेल के ऑपोजिट में स्टॉर्म जिब होती है, जो जिसका काम क्या होता है, तूफान वाले हवाओं को रोकना और पानी को अंदर आने से रोकना, डिफ्लेक्ट करना। तो उन्होंने मेन सेल की जगह स्टॉर्म जिब को होइस्ट कर दिया। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days, but our respite was short-lived. अब उनकी जो वाइफ थी मेरी, और उसने क्या किया, कुछ खाने को ले आई, वो बीफ ले आई, कुछ बिस्किट ले आई, और 2 दिनों में पहली बार सभी लोगों ने अपना पहला खाना खाया था। लेकिन उनका जो ये रेस्पाइट था, जो आराम था, कुछ ही पलों का था। 4 बजे फिर से काले काले बादल आने लगे और तेज तेज हवाएं चलने लगी, और स्टिल उनकी जो स्पीड थी वापस से हो गई 40 नॉट्स की, और वापस से जो लहरें थी वो बड़ी बड़ी होने लगी। जो वेदर था वो फिर से खराब होने लगा, और जनवरी 5 की जो सुबह थी उनकी सिचुएशन फिर से, जनवरी 5 जब आई, उसकी सुबह जब आई, तब फिर से उनकी जो सिचुएशन थी वो डेस्परेट हो गई। उनको बचने के लिए बहुत हाथ पांव मारने पड़े, बहुत ही काम करना पड़ा। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. But Daddy, he went on, "We aren't afraid to die if we can all be together. You and Mummy, Sue and I." अब वो जो हमारे नरेटर है थोड़ा सा कंफर्ट करने के लिए अपने बच्चों के पास जाते हैं, क्योंकि सू को तो पहले ही बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। तो उनका जो बेटा है, बहुत ही छोटा सा उनका बेटा रहता है जॉन, वो आता है, वो बोलता है कि डैडी क्या हम लोग सब मरने वाले हैं? तो नरेटर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
तो जो जॉन है वो बोलता है कि डैडी हम लोग मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं अगर आप, मम्मी, मैं और सू एक साथ हैं। तो हमको पता चल गया आपकी वो जो डायलॉग है किसने बोला है, जॉन ने बोला है। और जॉन बहुत ही छोटा सा बच्चा है, वो कितना ब्रेव है, वो बोलता है कि डैडी हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सभी लोग साथ में हैं। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to find the sea with everything I had. तो जब जॉन ऐसा बोलता है तो हमारे नरेटर के पास कोई वर्ड्स नहीं रहते हैं उसको रिप्लाई करने के लिए, और वो फिर हिम्मत से चले जाते हैं स्टॉर्म से लड़ने के लिए। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to, with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22 liters plastic barrels of paraffin. अब जो स्टारबोर्ड वाला साइड था वो तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, लेकिन पोर्ट वाला जो हिस्सा था वो थोड़ा बहुत ठीक था। तो हमारे नरेटर ने क्या करा, पोर्ट वाले हिस्से से एक एंकर पानी में डाला। अब एंकर हमने पढ़ा था कि एंकर तो डैमेज हो गया था, तो उन्होंने क्या करा, एक इम्प्रोवाइज्ड एंकर, एक इम्प्रॉम्प्टू, तुरंत से उन्होंने एक एंकर बनाया। कैसे बनाया, उन्होंने एक नायलॉन की रस्सी ले ली, उसमें 22 लीटर्स के प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, यानी 2 बड़े बड़े 22 लीटर के तेल के डब्बे एक नायलॉन रोप से बांधे और स्पोर्ट वाली साइड से पानी में फेंक दिया, ताकि जो शिप है उसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाए ना। ऑलरेडी आपको पता है कि स्टारबोर्ड वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो हम एंकर उस तरफ से नहीं फेंक सकते थे, तो हमने पोर्ट की तरफ से एंकर को फेंका। दैट इवनिंग मेरी एंड आई sat holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near, but Wavewalker rode out of the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. अब उस शाम को जब इतना सब कुछ हो रहा था, जो हमारे नरेटर है वो अपनी वाइफ के साथ बैठे, दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे, एंड जिस तरीके से जो शिप में ज़्यादा पानी आता ही जा रहा था, पानी शिप में घुसते ही जा रहा था, हमारे नरेटर और उनकी वाइफ को ये पता चल गया था कि अब वो लोग ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बचेंगे। लेकिन जो वेव वॉकर है उसने तूफान का सामना अच्छे से कर लिया, और जब जनवरी 6 की सुबह आई, थोड़ी सी विंड हल्की हो चुकी थी, उसकी स्पीड कम हो चुकी थी, एंड फिर हमारे जो नरेटर है उन्होंने सेक्सटेंट की मदद से रीडिंग की लेने की कोशिश करी। सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हम डायरेक्शन देख सकते हैं, डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कि किस तरफ जाना सही रहेगा, नेविगेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। अब हमारे जो नरेटर है वो चार्ट रूम में जाते हैं और वो विंड स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पानी किस तरफ से आ रहा है, विंड किस तरफ से फ्लो हो रही है, पानी का बहाव किस तरफ है, ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करते हैं और अपनी पोजीशन का अंदाज़ा लगाते हैं। The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करी सेक्सटेंट की मदद से, तब उनको पता चला कि वो कितने बड़े एरिया में है, 1,50,000 से फैले बड़े एरिया में है, और इतने बड़े एरिया में वो क्या ढूंढ रहे हैं, 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को। इसलिए वो बोलते हैं कि इट वॉज लाइक अ पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। इतने बड़े ओशन में एक छोटे से आइलैंड को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। While I was thinking, Sue moved painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a car she has made. अब क्या हुआ, जब हमारे जो नरेटर थे इतना सब कुछ कैलकुलेट कर रहे थे, पोजीशन का अंदाज़ा लगा रहे थे, उनकी जो बेटी सू है वो आती है, और उसका जो सर का हिस्सा था जिसमें थोड़ी सी सूजन थी, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी, उसकी आंखें काली हो गई थी, और स्लिट यानी इतनी छोटी छोटी से जो खुलती हैं, बड़ी बड़ी आंखें खुलती हैं, लेकिन उसकी आंखें से छोटी छोटी स्लिट की तरह हो गई थी। एंड जो सू है उसने एक कार्ड हमारे नरेटर को दिया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर of Mary and me with the words, here are some funny people, did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message, oh how I love you both, so this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. अब जो सू आती है वो नरेटर को एक कार्ड देती है, और उसमें उसने कैरिकेचर, एक अपना मम्मी पापा का बहुत फ़नी सी एक तस्वीर बनाई हुई रहती है, और बोलते कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ फ़नी लोग हैं, बहुत ही मजाकिया लोग हैं, क्या इन लोगों ने आपको हंसाया, क्योंकि इन लोगों को देख के मुझे तो बहुत हंसी आई। और उसके अंदर लिखा था कि कैसे सू अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है,
और उसने ये कार्ड नरेटर को इसलिए दिया था उनको थैंक यू बोलने के लिए और उनको आश्वासन देने के लिए कि हम लेट्स होप करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तब नरेटर ने सोचा कि वी हैव टू मेक इट, मतलब हमें इस सिचुएशन से बचना होगा, यहाँ से सक्सेसफुली निकलना होगा। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड वाज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। अब यहाँ पे कितनी विडंबना है कि वो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीज़ें टूट चुकी हैं। हमारे जो नरेटर हैं वो बार बार से चेक करें अपने कैलकुलेशन को, उनका जो मेन कंपास है, मेन चीज़ जो है जिससे वो नेविगेशन और कैलकुलेशन करेंगे वो तो घूम चुका है। उनके पास एक स्पेयर रखा हुआ था, एक ऐसे ही रखा हुआ था जो उन्होंने सोचा था कि वो कभी बाद में यूज़ करेंगे, उसको उनको यूज़ करना पड़ रहा है और उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं। मतलब वो जो कंपास है करेक्ट जो पोजीशन है वो नहीं बता पा रहा है, वेरिएशन आ रहे हैं उसमें, तो इसलिए उसको यूज़ नहीं कर रहे थे हमारे नरेटर। बट अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मेन कंपास घूम गया था तो हमारे नरेटर को ये स्पेयर कंपास यूज़ करना पड़ा। आई मेड एन अलाउंस for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. अलावेंस का मतलब है मार्जिन रखना। जैसे मैं बोलूँगी यहाँ से कोई प्लेस 10 किलोमीटर दूर है तो मैं मार्जिन रखूँगी प्लस माइनस की 12 किलोमीटर दूर भी हो सकती है या 8 किलोमीटर दूर भी हो सकती है, प्लस माइनस थोड़ा सा मार्जिन रखना। तो जब हमारे जो नरेटर है वो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर रहे थे और उस आइलैंड को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने अपने कैलकुलेशन में थोड़ा सा मार्जिन भी रखा। उन्होंने देखा कि विंड्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं एंड इंडियन ओशन से विंड्स किस तरफ से आ रही हैं। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। अब 2 बज जाते हैं, हमारे जो नरेटर हैं दोपहर की 2 बजे कहाँ जाते हैं, डेक पे जाते हैं और लैरी जो व्हील को संभाल रहा होता है उसे बोलते हैं कि तुम 185 डिग्रीज शिप को मोड़ लो। इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद कन्विक्शन, I did not feel he could expect to see the island at about 5 PM. अब हमारे जो नरेटर है वो बोलते हैं वो एग्जैक्टली श्योर नहीं थे कि 185 डिग्री हम मोड़ लेंगे और चले जाएंगे तो हमको आइलैंड मिल ही जाएगा। तो हमारे जो नरेटर है वो बोलते हैं कि अगर हम बहुत खुशनसीब हुए, जो नरेटर को लग नहीं रहा था कि वो लोग हैं, तो हमारे जो नरेटर है वो बोलते हैं कि अगर हम लकी हुए तो हमको ये आइलैंड मिल जाएगा और 5 बजे तक हमें ये आइलैंड मिल जाएगा। Then with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. अब क्या होता है, बहुत ही भारी दिल के साथ हमारे जो नरेटर हैं वो बंक की तरफ जाते हैं और बड़े मज़े से सो जाते हैं, अमेजिंगली। अब यहाँ पे ऐसे क्यों बोला है अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है, मरने की सिचुएशन आ गई है, लेकिन हमारे जो नरेटर है बड़े आराम से सो गए क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो कितना काम कर रहे थे, कंटिन्यूस काम कर रहे थे, बहुत थके हुए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आ गई। When I woke up, it was 6 PM and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. अब हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि वो तो बढ़िया जाके सो गए और वो कितनी बजे उठे, 6 बजे उठे, और उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम खुशनसीब हुए तो 5 बजे तक हमको आइलैंड मिल जाएगा। लेकिन हमारे नरेटर की नींद खुली 6 बजे और ऑलरेडी बहुत अंधेरा हो गया था एंड वो सोच रहे थे कि हमने श्योरली उस आइलैंड को मिस कर दिया होगा। और जितनी भी हमारी सेल बची हुई है, जितनी भी हमारी चीज़ें बची हैं, शिप बचा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि हम इस जो ये विंड्स हैं, ये जो तूफान है, इनको बीट कर पाएंगे। At that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind. Why I am getting a hug now? I asked. अब उस मोमेंट पे एक टसल्ड हेड मतलब पूरे बाल बिखरे हुए थे, तो कौन आता है, जॉन आता है और जॉन बोलता है कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ, नरेटर को ऐसा बोलता है और सू जॉन के पीछे ही होती है। तो जो हमारे नरेटर है वो बोलते हैं कि सिचुएशन इतनी ख़राब है तो अभी मुझे हक क्यों मिल रही है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. Why? You must be, says Sue in a matter-of-fact voice. You found the island. अब जो दोनों बच्चे गले लगा रहे हैं, जॉन गले लगा रहा है, सू पीछे खड़ी है, तो जो हमारे नरेटर हैं, जो बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि आप दुनिया के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो। तो जो नरेटर हैं वो बोलते हैं कि आज नहीं जॉन, मैं बहुत घबराया हूँ, मतलब आज नहीं जॉन, मतलब नरेटर बहुत ही वरीड थे कि मेरे बच्चे ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मैं बेस्ट डैडी हूँ, बेस्ट कैप्टन हूँ, हमको तो आइलैंड भी नहीं मिला है, हम मरने वाली सिचुएशन में। तो सू बोलती है कि क्यों नहीं, आप बेस्ट डैडी क्यों नहीं हो, क्योंकि
हमने आइलैंड को ढूंढ लिया है। What? I shouted. It's out there in front of us. They chorused, as big as a battleship. तो दोनों बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि हमने आइलैंड को ढूंढ लिया है। तो जो नरेटर है वो बोलते हैं कि क्या, ऐसे व्हाट शाउट करते हैं। तो वो दोनों बच्चे जो हैं कोरस मतलब एक साथ गाते हैं कि ये देखो, ये हमारे सामने है, ये एक युद्ध के जहाज जितना बड़ा है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. रश मतलब दौड़ के फौरन जाते हैं वो डेक पर, क्योंकि वो नीचे बंक में सोए हुए रहते, तो फटाफट से जाते हैं डेक पे और देखते हैं रिलीफ के साथ। स्टार्क मतलब बहुत ही एम्प्टी, वो जो आइल एम्स्टरडैम होता है वहाँ पे वेजिटेशन, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते हैं। एंड वो कैसे बना हुआ आता है, जो ज्वालामुखी फटते हैं, वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, उससे वो बना हुआ रहता है। बहुत ज़्यादा खाली होता है, वहाँ वेजिटेशन नहीं होता है और उसके आउटलाइन बहुत ही शार्प होती है। तो हमारे जो नरेटर हैं बहुत ही रिलीफ के साथ उस आइलैंड को देखते हैं और बोलते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्या वो इतना सुंदर था? नहीं, लेकिन जिस तरीके से हमारे जो नरेटर की सिचुएशन थी कि वो लोग तो मरने ही वाले थे, उनमें उनको ये जगह मिल गई, उनको एक लाइफ, जैसे कि उनको बोलते हैं ना कि जिंदगी वाला वरदान मिल गया। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो आइल एम्स्टरडैम था, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। वी एंकर्ड ऑफ शोर for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. Offshore का मतलब है कि थोड़ा सा दूर, आइलैंड से थोड़ा दूर, और ऑन शोर का, एशोर का मतलब है कि आइलैंड के ऊपर। तो वो बोलते हैं कि हमने शिप को आइलैंड से थोड़ी सी दूरी पे, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो कि एक रोप के थ्रू शिप को बांध दिया, पार्क कर दिया, रात में वो वहीं रुक गए, और जब सुबह हुए तो जितने भी उस आइल एम्स्टरडैम पे लोग थे, इनहैबिटेंट्स मतलब उस आइल एम्स्टरडैम पे जो लोग थे वो आए, 28 लोग थे, और उन्होंने हमारे नरेटर और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा चीयर करा एंड वो उनको लैंड पर लेकर आए। With land under my feet, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic, under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel all those crucial hours. अब जैसे ही वो लैंड पे पाँव रखते हैं तो वो किसके बारे में सोचते हैं? लैरी और हर्बी के बारे में, कि कैसे वो पागलों की तरह पानी को बाहर फेंक रहे थे। मतलब इतनी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में भी वो कितने पेशेंटली काम कर रहे थे, कितने पॉजिटिव थे। अगर दूसरे लोग होते तो चिल्ला चोट करने लगते, हड़बड़ा जाते, स्ट्रेसफुल हो जाते, लेकिन लैरी और हर्बी पागलों की तरह काम कर रहे थे, पॉजिटिव थे। और उनकी वाइफ मेरी, जिन्होंने बहुत क्रूशियल टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे व्हील को संभाला। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want to worry me about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. तो हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि लैरी और हर्बी भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, उनकी वाइफ ने भी बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये छोटे छोटे जो 2 बच्चे हैं जिनमें कितना ज़्यादा करेज था। सू, जिसको इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी, उसका सर एकदम सूज गया था, आंखें काली हो गई थी, स्लिट हो गई थी आंखें, उसको आँख में चोट आई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी इंजुरीज़ के बारे में इसीलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि जो नरेटर थे वो सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड एक छोटा सा बच्चा जो मरने से भी नहीं डर रहा था और बोल रहा था कि अगर हम सभी लोग साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। तो हमारे जो नरेटर है बहुत सहारना करते हैं, सहारते हैं किनको? अपने दोनों बच्चों को, जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत ब्रेव होते हैं। एंड फाइनली हमारे जो नरेटर वो बताते हैं कि सू को जो चोट आती है सर में, वो क्या होता है, खून का थक्का उसके सर में जम जाता है, जिसको 6 बार ऑपरेशन करने पर उसका जो सर का जो चोट है वो ठीक होती है। तो इस तरीके से वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सहारते हैं। एंड इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है।